हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th कॉमर्स सेक्शन के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हम देखते हैं MICRO में आई शब्द है अलग से और MACRO मैक्रो में ए शब्द अलग से है। आई का अर्थ हम यहाँ पे इंडिविजुअल से लेते हैं, ए का अर्थ यहाँ पर हम ऑल अबाउट से लेते हैं। आई को इंडिविजुअल में बोलते हैं तो व्यक्तिगत, कोई एक या सूक्ष्म। ऑल अबाउट में सभी के बारे में या संपूर्ण या व्यापक। इस तरीके से माइक्रो को हम सूक्ष्म या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं और मैक्रो को हम व्यापक या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब हम बताते हैं कि मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यापक अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसी एक इकाई का नहीं अपितु सभी इकाइयों के आर्थिक आचरण अथवा आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। इसमें अर्थशास्त्र के कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत तथा कुल विनियोग का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार यह एक परिवार से नहीं वरन सभी परिवारों से, इस प्रकार एक फर्म से नहीं वरन सभी फर्मों से, एक उद्योग से नहीं वरन अर्थव्यवस्था की संपूर्ण औद्योगिक संरचना से संबंधित हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की कई अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, जिसमें प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण करना है। इसके अतिरिक्त भी प्रोफेसर चैम्बरलिन, प्रोफेसर बोल्डिंग आदि ने भी व्यापक अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। अब इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र बताते हैं। पहला है आय, उत्पादन तथा रोजगार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत इस सिद्धांत में उपभोग क्रिया व निवेश क्रिया के सिद्धांत आते हैं, जिसमें व्यापक अर्थचक्र का सिद्धांत भी इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा है कीमतों का सिद्धांत। कीमतें, अर्थशास्त्र में कीमतों का बहुत महत्व रहता है। इसमें कीमतों में वृद्धि, कीमतों का स्थिर रहना, कीमतों की में कमी होना, तो इसके अंतर्गत स्फीति, अविस्फीति तथा प्रत्यास्फीति उपसिद्धांत भी शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है वितरण का वृहद सिद्धांत। यह सिद्धांत कुल राष्ट्रीय आय में मजदूरियों एवं लाभों के अंशों का अध्ययन करते हैं। अगला है आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास मतलब पूरे देश जो है विकासशील, अल्प विकसित देश, इन देशों में हम अर्थशास्त्र की उस व्यवस्था का अध्ययन करते हैं जिसमें उत्पादन, देश की आय, रोजगार की दीर्घकाल वृद्धि आदि पर आर्थिक विकास का सिद्धांत लागू होता है। लास्ट है समष्टि आर्थिक नीति। इसके अंतर्गत हमने जो उपरोक्त चारों जो सिद्धांत पढ़े हैं उन सिद्धांतों के विषयों की चर्चा की जाती है जिसमें समष्टि आर्थिक सिद्धांतों और इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने के लिए आर्थिक नीतियों की ज़रूरत होती है। इस तरह हम इसकी विशेष प्रकृति एवं क्षेत्र को समझने के पश्चात हम इसकी विशेषताओं को समझेंगे। इसकी विशेषताओं में प्रथम है व्यापक विश्लेषण। व्यापक विश्लेषण है व्यापक, जैसे हमने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पूर्ण संपूर्ण दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाता है एवं उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस आधार पर व्यापक अर्थशास्त्र में व्यापक विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें सरकार की मौद्रिक एवं राजस्व नीतियों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है व्यापक दृष्टिकोण। इसमें सूक्ष्म दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा जाता, उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसमें हम जब भी अध्ययन करेंगे तो बृहद पैमाने पर एक परिवार, एक क्षेत्र, एक देश को छोड़कर हम समस्त राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रव्यापी विश्वव्यापी आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है व्यक्ति की अपेक्षा समूह हित। व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्ति की अपेक्षा समूह यानी ग्रुप का ध्यान रखा जाता है, जिसमें इसके नियोजन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित रहता है। इसमें किसी एक को महत्व नहीं दिया जाता है। लास्ट है परस्पर निर्भरता।
सूक्ष्म अर्थशास्त्र में साम्य स्तर के परिवर्तनों का प्रभाव अन्य इकाइयों पर नहीं पड़ता है, जबकि व्यापक मात्राएं परस्पर इतनी समृद्ध होती हैं कि किसी एक में परिवर्तन करने पर दूसरे में अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय का स्तर एवं विकास, रोजगार स्तर, बेरोजगारी दर, भुगतान शेष आदि मुद्दों को शामिल किया जाता है। इसके बाद पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें समष्टि अर्थशास्त्र एवं व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर पढ़ेंगे। धन्यवाद।